हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार वर्मा आपका अपने चैनल शिवालिक जीएस अड्डा में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग पढ़ें भारतीय संविधान में अध्याय 7। ठीक है, कल हम लोग पढ़ लिए हैं बेटा कैबिनेट मिशन भारत आ गया है और वो एक पूरा मसौदा माउंटबेटन योजना के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है और मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस ने दोनों को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस इसके पारित करने के लिए दिल्ली में एक अधिवेशन का आयोजन किया था कांग्रेस का, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था ये बताइए आप लोग, किसने किया था? ठीक है, और प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? याद है ना सब? नहीं याद है तो हम आपको बता रहे हैं, जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे। पूछा जाएगा बेटा कि आज़ादी के साल या आज़ादी के समय या उस 1947 में कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष? तो जेबी कृपलानी, हाँ वही जेबी कृपलानी जिनकी पत्नी है सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश अथवा तथा भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री या यूं कहें भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वही सुचेता कृपलानी, उन्हीं के पति हैं। चलिए हम लोग आते हैं बेटा, कुल मिलाकर के कांग्रेस के द्वारा मान्य कर लिया गया था। ठीक है, इस अधिनियम को फिर माउंटबेटन ने इस पूरे प्रस्ताव को बना करके ब्रिटेन की संसद को भेजा। ब्रिटेन की संसद चूंकि नया प्रधानमंत्री बना था, प्रधानमंत्री एटली वो नया बना था, उसने अपने चुनावी भाषण में कहा था कि कर्जा माफ़ करेंगे। ठीक है, किसने? एटली ने। कर्जा का मतलब वही भारतीयों को आज़ादी देंगे। आज की अपने यहाँ की सरकारें देखो कर्जा माफ़ करती हैं। बाबा की सरकार अभी उत्तर प्रदेश में बनी थी तो पहला काम कर्जा ही माफ़ी हुआ था। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी थी तो कर्जा ही माफ़ हुआ था। ठीक, 4 जुलाई 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने अपने पार्लियामेंट में यानी ब्रिटेन की संसद में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। अच्छा, ये प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव का मतलब होता है बेटा पूरा मसौदा बनाना। जैसे हम लोग पढ़ने के लिए एक टाइम टेबल बनाते हैं ना, तो वो एक प्रस्ताव होता है, अगर अमल करेंगे तो यानी उसको हम मान्य कर रहे हैं। ठीक है, पूरा मसौदा तैयार किसने? एटली ने कब प्रस्तुत किया था? 4 जुलाई 1947 को। अच्छा, यहीं पर रिमार्क करके लिख लीजिएगा, ये दिन यादगार है हम लोगों के लिए। क्या पता ऐसे पूछ ले कि ये भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो 4 जुलाई 1947। 4 जुलाई से एक चीज़ संबंधित हम आपको और बता रहे हैं, अमेरिका की आज़ादी का दिन भी यही है, लेकिन 1776 वर्ष बहुत पहले है, दिन यही है बेटा। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स अर्थात ब्रिटेन का निम्न सदन या लोकसभा से इसे पारित किया गया। बेटा 2 सदन होते हैं भारत में भी और ब्रिटेन में भी, संसद के 2 सदन होते हैं। यहाँ नाम संसद है, वहाँ नाम पार्लियामेंट है। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स यानी लोकसभा से पारित हो गया। यानी ये प्रस्ताव बेटा पारित कब हुआ है लोकसभा से? 15 जुलाई 1947 को, और उसके ठीक अगले ही दिन हाउस ऑफ लॉर्ड राज्यसभा से भी पारित कर दिया गया। जा करके डिटेल में पढ़िएगा, जब नरेंद्र मोदी और बाहुबली कटप्पा मतलब अमित शाह, ठीक है ना, ये लोग अनुच्छेद 370 को समाप्त कर रहे थे। पहले दिन लोकसभा, दूसरे दिन राज्यसभा, ठीक है ना, तीसरे दिन राष्ट्रपति से साइन मोहर हो गई थी। ऐसे ही कानून बनता है, ऐसा नहीं है कि आप जा करके ये बोल दिया कि कल से पीओके हमारा है। हाँ आपका है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी संसद से लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से साइन मोहर कराना पड़ेगा। यही ऐसे ही कानून बनता है। ठीक है, 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड से पारित हो गया। 16 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम हाउस ऑफ लॉर्ड से पारित यानी कि राज्यसभा से पारित कर दिया गया ब्रिटेन की संसद के द्वारा। बेटा 17 को नहीं 18 को राष्ट्रपति की साइन मोहर होती है। जॉर्ज सस्टम यानी जॉर्ज 6ठे नंबर के हैं, वो राष्ट्रपति हैं, राजा हैं। उन्होंने 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम पर अपना साइन मोहर कर दिया। एक्ट पर, विधेयक पर साइन मोहर कर दिया, इसलिए अधिनियम बन गया। बेटा 2 बातें होती हैं, एक होता है विधेयक या इसी को इंग्लिश में कहते हैं बेटा बिल, और बिल बाद में हो जाता है क्या? अधिनियम। क्या हो जाता है बेटा? अधिनियम हो जाता है, और अधिनियम को एक्ट कहते हैं। अगर मसौदा तैयार किया गया है तो उसे विधेयक कहते हैं। यानी एक मसौदा, एक प्रारूप बनाना ही क्या है? बिल है या विधेयक है। जब इस विधेयक पर बेटा संसद तथा राष्ट्रपति, संसद में 2 सदन होते हैं भारत में, तो लोकसभा,
ठीक है, और राज्यसभा और राष्ट्रपति की साइन मुहर हो जाएगी, यानी यहाँ से पारित, यहाँ से पारित और यहाँ से पारित हो जाएगा, तो वही विधेयक क्या कहलाएगा? अधिनियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधिनियम। बेटा विधेयक की बातों को हमारी कार्यपालिका लागू नहीं करा सकती है, जबकि इस बात को लागू करा सकती है। जो कार्यपालिका है, हम सभी लोग जितने ऑफिसर्स बनना चाहते हैं कार्यपालिका के अंग बनना चाहते हैं बेटा। अब कुछ लोग होंगे लॉ वाले होंगे तो वो न्यायपालिका में जाएंगे, उनका एक अलग फैक्टर है, ठीक है ना। न्यायपालिका पूरी तरीके से सेपरेट है, उसका कोई हमसे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, अभी नहीं, ठीक है। तो ये जो विधेयक होता है, विधेयक सारे सरकारी कर्मचारी विधेयक की बातों को नहीं लागू कराएंगे, लागू कराएंगे कौन सा? अधिनियम की बातें, ठीक है। इतना समझ में आ गया? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की साइन मुहर हो गई। अब बेटा ये जो पारित किया गया था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 18 तारीख को राष्ट्रपति ने साइन मुहर किया था, इसमें कौन कौन से प्रावधान थे? इसके निम्नलिखित प्रावधान है, यही आपको देखना है। चलिए प्रावधान क्या है हम जिक्र करेंगे। ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को 2 देश बनाए जाएंगे, 2 अधिराज्य बनेंगे। एक का नाम होगा भारत और दूसरे का नाम क्या होगा? पाकिस्तान होगा। क्या होगा? पाकिस्तान होगा। ये भी आगे कहा गया कि भारत में गवर्नर जनरल तथा प्रधानमंत्री होंगे, सेम इसी तर्ज पर पाकिस्तान में भी गवर्नर जनरल और प्रधानमंत्री होंगे। भारत का जो गवर्नर जनरल होगा वो लॉर्ड माउंटबेटन होगा, जबकि यही बात अगर हम पाकिस्तान में लागू करेंगे तो बेटा कौन था? जिन्ना था। कौन था? जिन्ना था। हाँ, कहीं पर जिन्न लिख देंगे तो गलत मत समझिएगा, वो वही जिन्ना ही है और जिन्न से कम नहीं है। और भारत में प्रधानमंत्री पंडित नेहरू बनाए गए। तो यानी कि पाकिस्तान में जो लॉर्ड माउंटबेटन के बराबर था वो कौन था बेटा? जिन्ना था। और पंडित नेहरू के बराबर पाकिस्तान में कौन था? लियाकत अली खान थे। कौन थे? लियाकत अली खान थे, ठीक है। और ये भी कहा गया दोनों देशों का अलग अलग संविधान सभा होगी। दोनों देशों की अलग अलग, वो अपना संविधान सभा के माध्यम से अपना संविधान बनाएंगे, हम भारतीय अपनी संविधान सभा के माध्यम से अपना संविधान बनाएंगे, ठीक है। और जब तक संविधान लागू नहीं हो जाएगा तब तक दोनों देशों में शासन कैसे चलाया जाएगा? 1935 के अधिनियम से या 1935 के भारत सरकार अधिनियम से चलाया जाएगा, ऐसा कहा गया था इसी अधिनियम में। अरे भैया, जब तक आप कोई नया कानून नहीं बना लेंगे क्या करेंगे? पूरा देश से कानून व्यवस्था ध्वस्त कर देंगे? ऐसा नहीं करिएगा कभी भी जीवन में। जो पुराना नियम है उसको तब तक चलाते रहिएगा जब तक नया वाला ना आ जाए। तो वही अंग्रेजी सरकार ने भी किया है बेटा। हाँ, अगली जो इम्पोर्टेंट बात है यही है, रायता फैल गया। ये यहीं से रायता फैला है बेटा। देसी रियासतों को भारत में या पाकिस्तान में या फिर स्वतंत्र रहने की छूट दी गई। यानी कि जो देसी रियासत हैं, राजा हैं, जैसे राजा भोपाल, ठीक है, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जूनागढ़, कश्मीर। कश्मीर तो जानते ही होंगे, वही राजा हरि सिंह। इन सारे राजाओं अर्थात हैदराबाद निजाम भी इसी में आएंगे। इन सारे राजाओं अथवा निजामों को, ये देसी रियासत हैं, राजा हैं, इनको छूट दे दिया, चाहे भारत में मिले, चाहे पाकिस्तान में मिले, चाहे तो स्वतंत्र रहें। इसी के मद्देनज़र जूनागढ़ रियासत भारत में मिली। कैसे मिली ये हम आपको अभी आगे समझाएंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। पाकिस्तान में कुछ रियासतें मिली, लेकिन कुछ रियासतें बेटा स्वतंत्र हो गई। एक दो लाइन सुन लीजिए। एक अपने यहाँ हैदराबाद निजाम थे, वो हैदराबाद निजाम का मानना था कि हम पाकिस्तान जाएंगे, हम पाकिस्तान से मिलेंगे। यार, इनको रुपया पैसा हम दे रहे थे, इज्जत शोहरत हमने दिया, प्यार सम्मान हमने दिया, निजाम हम बनाए, और कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। अरे ये कहो सौभाग्यशाली थे 1950 में ही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का देहांत हो गया, नहीं तो निजाम क्या है, हरि सिंह क्या जम्मू कश्मीर, हम ले लेते सिंध और बलूचिस्तान भी। चलिए घबराइए ना, आया है 2 पूरा करेंगे, ठीक है। देसी रियासत
को स्वतंत्रता या भारत में पाकिस्तान में मिलने की छूट दे दी गई, तथा भारत मंत्री वाला पद समाप्त कर दिया गया। भारत मंत्री नाम का एक पद होता है, जैसे अपने यहाँ बेटा गृह मंत्री नहीं होता है, कौन है वही, ठीक है ना। भारत मंत्री एक विभाग होता था, एक मंत्रालय होता था ब्रिटेन की संसद में या ब्रिटेन की सरकार में, उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक, और आगे जो कहा गया बेटा, इसकी और जो प्रमुख बातें हैं वो देखें। 2 सीमा आयोग बनाए जाने की बात कही गई थी। ये मामला क्या था, मामला थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला था, ठीक है, इसलिए 2 सीमा आयोग पंजाब और बंगाल को लेकर के समस्या थी। पंजाब और बंगाल, यानी पंजाब किस में जाए, भारत में जाए या पाकिस्तान में, और बंगाल किस में जाए, भारत में जाए या पाकिस्तान में जाए, इसी को लेकर के विवाद हो गया था। इसलिए 2 सीमा आयोग का गठन किया गया। एक का नाम है पंजाब सीमा आयोग और दूसरे का नाम है बंगाल सीमा आयोग, और दोनों सीमा आयोगों में 2 कांग्रेस के, 2 मुस्लिम लीग के तथा अध्यक्ष रेडक्लिफ होगा, ऐसी समिति का निर्माण किया गया और इसने ही भारतीय सीमा का विभाजन किया। इसलिए भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा का नाम है रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ एक अंग्रेज है, हाँ, नहीं तो किताब समझो, वो रेड डाटा बुक है। चलिए, अब ये पाकिस्तान बनेगा कैसे, पाकिस्तान में कौन कौन से देश होंगे बेटा, पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल अगर आज नहीं देखे हैं तो ये यही है बेटा, बांग्लादेश। कौन सा है, बांग्लादेश ही पूर्वी बंगाल था, जो हमने उनको दिया था, उनको मतलब पाकिस्तानियों को दिया था, संभाले, उनसे संभला नहीं। बाद में वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया और आज़ाद हो गए। आज एक नया देश बन गया है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, क्या है, ढाका है। पूर्वी बंगाल यानी ये पाकिस्तान में रहेगा। असम का सिलहट जिला ये भी पाकिस्तान में रहेगा। आधा पंजाब पाकिस्तान में होगा और आधा पंजाब कहाँ होगा, भारत में होगा, ठीक है। और सिंध वाला क्षेत्र, अच्छा कुछ लोग सिंध नहीं जान पा रहे होंगे तो बेटा मैं आपको बता दूं, जो सिंध क्षेत्र है ना, आप इस्लामाबाद आइए, ठीक है, इस्लामाबाद, चलिए नहीं जा पा रहे, दिल्ली आए, दिल्ली के बाद आप पहुंचे पंजाब, पंजाब से आगे और बढ़े लाहौर, मिला लाहौर, एटलस रख लीजिएगा सामने, और लाहौर से आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को मिलेगा इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी है, शुरुआत में आज़ादी के समय राजधानी कराची थी। कराची क्यों थी, अभी मैं हिस्ट्री में आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो कराची तथा इस्लामाबाद के बीच वाला क्षेत्र ही सिंध कहलाता है, वह भी हमने पाकिस्तानियों को दे दिया है। बेटा बहुत अच्छा क्षेत्र है, बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। हमारे यहाँ ऋषि मुनि और हड़प्पा मोहनजोदड़ो वाली सभ्यता यही थी, ठीक है, हमने उनको बहुत अच्छी ज़मीन दी, ठीक है। और अगला है पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत अगर नहीं समझ पा रहे हैं बेटा तो सीधे इस्लामाबाद के ऊपर वाला क्षेत्र और पीओके के बगल वाला क्षेत्र, यही है पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत का एक व्यक्ति है जिसका नाम है सीमांत गांधी, लिखना नहीं है सुनना है। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत का एक व्यक्ति है जिसका नाम है सीमांत गांधी, और सीमांत गांधी ने भारत विभाजन का समर्थन किया था, नहीं, विरोध किया था। वही एक अकेला व्यक्ति है जिसने भारत विभाजन का विरोध किया है, ठीक। और ये भी कहा गया इस अधिनियम में कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता चाहे दोनों देश रखें अपने पास और चाहे न रखें। अच्छा, राष्ट्रमंडल क्या है, राष्ट्रमंडल बेटा जहाँ जहाँ अंग्रेज शासन करते थे उनको लेकर के एक संगठन बनाए और उनसे कहा, इन संगठन वाले देशों से कहा कि शायद इस समय 54 या 56 ऐसे, शायद 54 के आसपास देश हैं इसमें राष्ट्रमंडल में, कि तुम चाहो तो हमारे देश की महारानी को या हमारे ब्रिटेन की महारानी को अपना राष्ट्रपति मान सकते हो और चाहो तो ना मानो, आप कर सकते हो, स्वतंत्र हो। यानी राष्ट्रमंडल अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक समूह है जिसकी सदस्यता ये कहा चाहे भारत और पाकिस्तान रखें और चाहे तो त्याग दें, ये हम लोगों को अधिकार दिया गया। ये था बेटा अपना पूरा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आइए थोड़ी सी पृष्ठभूमि हम आपको समझाएंगे कि संविधान सभा का गठन कैसे कैसे हुआ है। संविधान के निर्माण की बात सबसे पहले किस देश में हुई थी और किस देश ने स्वीकार किया है, और भारत में सबसे पहले किसने किया, गांधी ने क्या कहा, और 2-3 परिभाषा है खूब पूछी जाती है, इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आप हेडिंग डाल दीजिए संविधान सभा का गठन, ठीक।
संविधान सभा का गठन। बेटा ये संविधान सभा कैसी थी, संविधान का निर्माण अभी आगे होगा, संविधान का निर्माण हम अगली हेडिंग डलवा करके करवाएंगे, लेकिन इसके गठन की बात दुनिया में कहाँ हुई है इसी को लेकर के हम बात कर रहे हैं। दुनिया में सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था, तो ये बेटा ब्रिटेन के रहने वाले हैं कौन, हेनरी मेन। हेनरी मेन ये कहाँ के रहने वाले बेटा, ब्रिटेन के रहने वाले हैं। इन्होंने सबसे पहले एक संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, मतलब बात कही थी, अभी जो है स्वीकार नहीं हुआ है। जैसे हम लोग अगर घर जा करके ये कहते हैं कि हमको 1 लाख रुपया दे दो, तो घर वाले तुरंत क्या करेंगे, तुमको निकाल करके दे देंगे, नहीं देंगे। पहले जो है पूछेंगे कारण और सारा कुछ बताना पड़ेगा हमको, तब जा करके पैसा मिलेगा। यानी जो मांग हमने रखा वो क्या है, विचार है। अगर पैसा मिल गया तो वही क्या है, व्यवहारिक रूप हो गया। तो व्यवहारिक रूप, संविधान सभा को व्यवहारिक रूप सबसे पहले किसने दिया बेटा, यूएसए, अमेरिका, वही पगले ट्रम्प वाला। और दूसरा क्या, कौन सा देश है, फ्रांस। चलिए, भारत में संविधान सभा का सिद्धांत, यानी सबसे पहले संविधान सभा जैसी चीज का की मांग या उसका एक स्वरूप बना करके किसने प्रस्तुत किया था, तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक, यही वो तिलक हैं जिन्हें वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था, और मुकदमा करने के लिए भाई साहब निकल पड़े थे ब्रिटेन के लिए। चलिए, बहुत दिलचस्प, बहुत ही अच्छी कहानी है, इनके बारे में हम आपको समझाएंगे, बताएंगे, पढ़ाएंगे। ये तिलक हैं, तिलक बिल्कुल एकदम हीरो हैं, ये समझ लीजिए जैसे सनी देओल है ना, वैसे तिलक भी हैं, अपने महाराष्ट्र के हैं, मराठी हैं। आगे 1922 ईस्वी में गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था अंग्रेजों के सामने। उन्होंने कहा था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा, मतलब भारतीयों का जो संविधान होगा वो हम लोगों के द्वारा बनाया जाना चाहिए, ना कि ब्रिटेन की सरकार के द्वारा। गांधी का ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा निर्मित किया जाएगा। अगली बात है बेटा, ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की सबसे पहली मांग किसने किया था, यानी अंग्रेजी सरकार के सामने जाकर के इन्होंने जो मांगा था ना, ये अपना विचार दिए थे, अपना विचार दिए थे। अभी ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जाकर के नहीं मांगे हैं, ये केवल विचार दिए कि ऐसा होना चाहिए। अब मांग किसने किया है, मोतीलाल नेहरू 1924 ईस्वी में। वही बेलगांव कर्नाटक में कांग्रेस का अधिवेशन में नहीं किए हैं, लेकिन हम आपको 1924 की बातें बता रहे हैं, जब गांधी पहली बार और अंतिम बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए हैं। ठीक है बेटा, लेकिन औपचारिक ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा की औपचारिक मांग, यानी एक विधिवत प्रपत्र तैयार करके अंग्रेजों के सामने किसने रखा था, M.N. राय ने। M.N. राय कौन थे बेटा, M.N. राय ने। अगर पूछेगा कि कौन सी पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की है, तो 1934 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग की है। 1934 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने संविधान, हाँ, स्वराज पार्टी का गठन हिस्ट्री में आएगा। ठीक है, 1 जनवरी 1923 को किया गया था बेटा, बाद मार्च 1923 में इसको व्यवहारिक रूप दिया गया था, घोषणा 1 जनवरी को हो गई थी। बातें हैं, अच्छी बातें हैं, यहीं पर आपको इलाहाबाद के बारे में बताएंगे। ठीक है ना, जहाँ से हम लोग पले बढ़े हैं। संविधान की मांग इसने किया था, जिसे कांग्रेस पार्टी ने 1937 के फैजपुर अधिवेशन में स्वीकार कर लिया था। फैजपुर बंगाल में है, वहीं पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और उस अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस है, INC का मतलब, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसी में इसको स्वीकार कर लिया गया। जबकि संविधान सभा के गठन को स्पष्टतया स्वीकार कब किया गया, अंग्रेजी सरकार के द्वारा। तो अंग्रेजी सरकार ने इसे कब स्वीकार किया है बेटा, 1942 के क्रिप्स मिशन में। क्रिप्स प्रस्ताव उसने प्रस्तुत किया था ना, पहला पिछला वाला वीडियो जा करके देखिए। और अगला है, संविधान सभा के गठन को व्यवहारिक रूप, यानी किसने गठित किया है, तो कैबिनेट मिशन के परिणाम स्वरूप गठित किया गया है। हम इसके आगे बढ़ेंगे बेटा। संविधान सभा कैसा निकाय था, बहुदलीय था। बहुदलीय का मतलब हमारी संविधान सभा में फॉरवर्ड लॉबी यानी सामान्य भी थे, और मुस्लिम भी थे,
महिला भी थी, दलित भी थे, अनुसूचित जनजाति भी थे, फारसी भी थे, सिख भी थे, एंग्लो इंडियन भी थे। इस प्रकार से सभी दल के लोग शामिल थे। इसलिए हमारी संविधान सभा कैसा निकाय था बेटा? बहुदलीय निकाय था। कैसा था? बहुदलीय निकाय, यानी बहुत दल के लोग इसमें शामिल थे, तब जाकर के हमारा संविधान बना है। ऐसा नहीं है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल दिए और संविधान गठित हो गया। अरे उसमें संविधान सभा के शिल्पकार आधुनिक मनु जिन्हें कहा जाता है, डॉक्टर अंबेडकर साहब भी उसी में थे। ठीक। एंग्लो इंडियन कौन था? फ्रैंक एंथोनी, फ्रैंक एंथोनी। और पारसी समुदाय से कौन था? पीएच मोदी। नरेंद्र मोदी से कोई रिश्ता नहीं इनका। नरेंद्र मोदी के दादा बाबा जब वो चाय बेचते थे तब, ठीक है ना, हम नहीं कह रहे हैं कुछ, ऐसा नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारे पूर्वज चाय बेचते थे। उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये पीएच मोदी से। हाँ, लेकिन मोदी तब भी था, कोई ना कोई मोदी। आगे, डॉक्टर अंबेडकर दलित समुदाय से थे बेटा, दलित के थे। आधुनिक मनु इन्हें कहा जाता है, भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। इनका चुनाव संविधान सभा में चुन करके ये पूर्वी बंगाल से आए थे। कहाँ से? पूर्वी बंगाल से, यानी कि बांग्लादेश से आए थे, जो आज बांग्लादेश है, वहाँ से इनका चुनाव हो गया था। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 के बाद वो पूर्वी बंगाल चला गया पाकिस्तान में, तब ये हुआ। अंबेडकर कहाँ से आएंगे भैया? संविधान सभा में। उदाहरण के लिए, जैसे हम आप जहाँ बैठ करके पढ़ रहे हैं ना, ये संविधान सभा है, और अपने रूम में जितने भी लोग हैं, घर के जितने लोग हैं, ये कहीं ना कहीं से चुन करके आए हैं। पता चला भैया वाला क्षेत्र चला गया पाकिस्तान में, तो भैया तो इस सभा के सदस्य लीगल तौर पर है ही नहीं। इसलिए उनको लाने के लिए, डॉक्टर अंबेडकर को लाने के लिए बाद में कांग्रेस पार्टी ने पूना संसदीय सीट, पूना महाराष्ट्र के में, मुंबई के पूर्व में है। आप पश्चिमी घाट पर्वत के इधर जाएंगे तो वहीं पर मिलेगा पूना। पूना के बारे में बहुत सारी बातें बताएंगे आपको आधुनिक इतिहास में या आधुनिक भारत के इतिहास में। पूना संसदीय सीट से एम.आर. जयकर, कौन? एम.आर. जयकर से सीट खाली करवा करके यहीं से अंबेडकर को लड़ा करके फिर भेजा गया संविधान सभा में। बेटा ध्यान देना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन बहुत है। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई है ना, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई है, और तब अंबेडकर पूर्वी बंगाल से थे। लेकिन आप याद करें, बाद में आया है 15 अगस्त 1947, जब पाकिस्तान बन गया है, तो अंबेडकर की जो सीट थी बांग्लादेश वाली, वो चली कहाँ गई? पूर्वी बंगाल वाली, वो पाकिस्तान में चली गई ना, वो वाली सीट। इसलिए अंबेडकर की मतलब संविधान सभा की सदस्यता समाप्त हो गई थी। फिर से एम.आर. जयकर से पूना वाली संसदीय सीट, मुंबई के पूना संसदीय सीट को खाली करा करके उनको चुन करके लाया गया संविधान सभा में। चलिए, इतना हो गया। अब आप यहाँ पर एक रिमार्क करके या नोट करके लिखेंगे, गांधी तथा जिन्न 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो संविधान सभा में शामिल नहीं थे, क्योंकि ये जो संविधान सभा पहले दिन बैठी है ना बेटा, इसमें गांधी और जिन्ना नहीं थे। अभी जिन्ना वाला देश नहीं बन पाया था, वो 47 में जाकर के बना है। 47 में जाकर के कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया है। लेकिन जब पहले दिन अधिवेशन हुआ है, ना गांधी उसमें शामिल थे और ना जिन्ना शामिल थे। ना गांधी थे बेटा, ना जिन्ना शामिल थे, दोनों लोग शामिल नहीं थे। ठीक है, यहां पर आप नीचे एक रिमार्क या नोट करके परिभाषा लिख लेंगे बेटा। जी ऑस्टिन की परिभाषा है, जी ऑस्टिन की परिभाषा। इन्होंने अपनी पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहा, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। परिभाषा है, रिमार्क या नोट करके लिखना है, संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। किसका कथन है? जी ऑस्टिन का। किस में कहा है? अपनी पुस्तक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। ठीक है ना बेटा। चलिए हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता के पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल। बेटा याद रखिएगा, इसके पहले 1946 में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। वह सरकार में मुस्लिम लीग भी शामिल थी, इसलिए उसे बाद में मतलब काफ़ी झगड़ा टंटा हुआ तो समाप्त कर दिया गया। आज़ादी के बाद हमारी एक अंतरिम सरकार फिर से गठित की गई। हम भारत को चलाने, चूंकि आज़ाद, वो अपना जो झगड़ा करने वाले गए थे वो गए, ठीक है, वो गए। अब हम भारतीयों का अपना एक देश हो गया जो आज है। ठीक है, ये स्वतंत्रता के पश्चात हमने अपनी अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया था। अब उनके बारे में हम आपको डिटेल दे रहे हैं, आप देखते चलेंगे। सी राजगोपालाचारी बाद में अध्यक्ष बनाए जाते हैं बेटा। सी राजगोपालाचारी सरकार के अध्यक्ष थे। अभी हम आगे आएंगे, इनके बारे में डिटेल बताएंगे आपको। पंडित नेहरू उपाध्यक्ष व प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इन्हीं के पास में था। सरदार बलदेव सिंह,
किसको ऐसे याद करेंगे जिसके बस पास में बल होगा वही तो रक्षा करेगा। और अगर पटेल को नहीं जानते हैं तो भैया और का कहीं इनके बारे में तो हम कुछ बोलेंगे नहीं। अगर नहीं जानते हैं तो सरदार पटेल को जाइएगा, पढ़िएगा खूब अच्छे से, ठीक है। सरदार बलदेव सिंह, जिसके पास बल होगा वही रक्षा करेगा। और अगले आगे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे तथा खाद्य एवं कृषि मंत्रालय भी इन्हीं के पास में था। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय भी इन्हीं के पास में था। अबुल कलाम आज़ाद, अब वही हैं, अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री बनाए गए, भारत के पहले शिक्षा मंत्री या स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। जॉन मथाई, रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय, जैसे आज रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी के पास में है, वैसे जॉन मथाई के पास में पहला था। यानी कि नितिन गडकरी के पहले, नितिन गडकरी के श्रेणी में पहला व्यक्ति कौन है जो मंत्री बना है बेटा, वो जॉन मथाई हैं, ठीक। ये जगजीवन राम, वही बाबू जगजीवन राम, ये श्रम मंत्री हैं, ये लगातार सबसे लंबे समय तक मंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं बाबू जगजीवन राम, वही हम बताए थे ना कल वाला वीडियो देखिए। रफ़ी अहमद किदवई, जिस धरती पर हम खड़े हैं, जहाँ पर हम ये सारा काम कर रहे हैं पढ़ने पढ़ाने का बेटा, वो रफ़ी अहमद किदवई साहब भी यहीं के रहने वाले हैं, बाराबंकी के रहने वाले हैं। और ये स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री हैं, स्वतंत्र भारत के संचार मंत्री हैं बाराबंकी वाले। और आप हमको ये बताएंगे एक और केंद्र सरकार में संचार मंत्री हुआ है, उस व्यक्ति का नाम बताएंगे, ये आज का आपका प्रश्न है, ठीक है। CH भाभा, ये बेटा वाणिज्य मंत्रालय था इनके पास में। राजकुमारी अमृता कौर, एक महिला, ठीक है ना, एक महिला जो इनके मंत्रिमंडल में शामिल थी, पहली कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, बहुत अच्छी महिला थी, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि राजकुमारी अमृता कौर ने अपने नाम के आगे राजकुमारी हटाने का प्रस्ताव दिया था। इसलिए कहा अब भारत में सब बराबर हैं, सब समान हैं, इसलिए हमारे नाम के आगे राजकुमारी नहीं लगना चाहिए। बाद में संविधान सभा ने बहुत सम्मान स्वरूप उनको दिया है। ये हालांकि इस नाम की विरोधी थी। RK षडमुखम चेट्टी, सुनील शेट्टी के चाचा हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। RK षडमुखम चेट्टी ये पहले वित्त मंत्री हैं। बेटा मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम आपको जब बजट पढ़ाएंगे ना तो वहाँ बताएंगे RK षडमुखम चेट्टी ये वित्त मंत्री हैं, ठीक। एंशिएंट हिस्ट्री का वीडियो देखिएगा, उसमें हमने चेट्टी शेट्टी के बारे में बताया है, जा करके आप वो वीडियो देखेंगे फिर हमको बताएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री हैं। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन है बेटा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये 1951 में झगड़ा कर लेते हैं नेहरू से झगड़ा करके इनकी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे करके अलग हो जाते हैं, एक जनसंघ बनाते हैं। यही है बीजेपी वाले, यहीं से बीजेपी का उदय होता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिए हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय इनके पास में था। NV गाडगिल, कार्य खदान एवं ऊर्जा मंत्रालय इनके पास में था, ठीक है। इतने मंत्री हो गए बेटा। और संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं शामिल थी? 15 महिलाएं शामिल थी। और SC से कितने थे बेटा? 26 थे। ST से कितने थे? ST से कितने थे? 33 थे। चलिए एक चीज़ आपको और देखिएगा बेटा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, पुरानी बातें हम रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है, लिखना नहीं है, केवल सुनना है। चूंकि यहाँ पर एक मैटर फंसा हुआ है इसीलिए हम इसी का डिटेल दे रहे हैं। 1773 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया था बेटा? बंगाल के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और इस पद पर नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति कौन है? वारेन हेस्टिंग्स है। कौन है? वारेन हेस्टिंग्स है। ये बंगाल का गवर्नर जनरल बना है बेटा। 1833 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब जब इन्हीं का नाम बदल करके ये कर दिया गया तो इस पद पर बैठने वाला व्यक्ति अंतिम हो जाएगा। और इस पद पर बैठने वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा? पहला हो जाएगा। तो प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन होगा? लॉर्ड विलियम वेंटिंग, ठीक है, ये हो गया। अगर आपसे पूछा जाएगा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बेटा, लॉर्ड विलियम वेंटिंग, क्योंकि इसकी नियुक्ति हुई है 1828 से लेकर के 35 तक है। तो 33 में ये किया गया है, ध्यान से समझिएगा। 33 में इसका नाम बदल दिया गया, कहा गया अब तुम राहुल गांधी नहीं पप्पू रहोगे। ऐसा नहीं है,
बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और पहला भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। फिर इसके बाद आया है बेटा 1857 का अधिनियम, उसके माध्यम से भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। ठीक है, क्या बना दिया गया? वायसराय। चूंकि एक व्यक्ति है जिसका नाम है कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, इसकी नियुक्ति हुई है बेटा 1856 से लेकर के 62 तक। अधिनियम कब आया है? 58 में आया है। जब नियुक्त हुआ था तब भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त हुआ था और 58 में इसका नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। इस प्रकार से भारत का अंतिम, ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग होगा और ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय भी कैनिंग होगा। ये वायसराय पद चलता रहा और आ गया 1947। ठीक है, 1947 ईस्वी में वायसराय थे कौन? लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे बेटा? लॉर्ड माउंटबेटन थे। 1947, 20 फरवरी 1947 से लेकर के 15 अगस्त 1947 लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, इसकी नियुक्ति बेटा हुई है 12 फरवरी नहीं 20 फरवरी, सॉरी 12 फरवरी सही है, 12 फरवरी 1947 को नियुक्ति हुई है और कब तक रहा है बेटा? 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक भारत का वायसराय था, महारानी का प्रतिनिधि था। ये इस डेट तक था, यानी जिस दिन हमको आज़ादी मिली उस दिन वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। उसी दिन शाम तक इसने पद त्याग दिया और यह वायसराय जो होता था उसका, चूंकि वायसराय महारानी का प्रतिनिधि होता था, इसलिए महारानी का प्रतिनिधि होता था, इसलिए अब संविधान सभा गठित कर दी गई, संविधान बनने लगा था और वायसराय का काम खत्म। अब लॉर्ड माउंटबेटन ने अपना पद दे दिया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दे दिया गया और ये राजगोपालाचारी ये अब स्वतंत्र भारत के वायसराय नहीं होंगे, वायसराय तो महारानी का प्रतिनिधि होगा, अब ये गवर्नर जनरल हो गए, ये स्वतंत्र तौर पर शासन करने के लिए नियुक्त कर दिए गए। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। इन्हीं के बाद बेटा इनका पद रहा है 20 जून 1948 ईस्वी तक। 20 जून 1948 को ये पद समाप्त कर दिया गया, यानी इनके आगे अब कोई गवर्नर जनरल नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, ये सारी इतनी बातें हैं बेटा जो एक से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही रहेगा और कल हम आपको पढ़ाएंगे संविधान सभा के आगे की समितियां वगैरह हैं, 15 महिला सदस्य हैं, उन सबके नाम बताएंगे। कल लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, एक बड़ा चैप्टर था, मेजर पोर्शन है। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, जिसको जो भी प्रॉब्लम आएगी बेटा, अच्छा इतना कष्ट करके सब्सक्राइब और बेल आइकन, लाइक और कमेंट वगैरह कर दिया करो। ठीक है बेटा, ताकि हम भी आप लोग प्रमोट होते रहें, पढ़ाते रहें, कंटिन्यू रखें। ठीक, बस आज के लिए इसे इतना ही। थैंक यू।